दोस्तों का ऐसा होते के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास पढ़ते हैं अजंग विषय ज्योग्राफी। और आज वीडियो में आपको चैप्टर 20 से कुछ जरूर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आ चुके हैं और आपको करना क्या है, इन क्वेश्चन आंसर की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। इसके अलावा देखा जाए, मैं इससे पहले कई सारे वीडियो में डाल चुका हूँ, आपको उनकी भी तैयारी करनी है। तो चलिए ज़्यादा समझ लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। बात करते हैं प्रश्न नंबर पहले की। प्रश्न पहले में से कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो यहाँ आपको बताना है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति हमारे होती क्या है। तो बहुत आसान है, जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ और घास बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो मतलब क्या बनता है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, घास होते हैं, ये हमारा प्राकृतिक कुछ और बनता है हमारा पर, जो बिना मनुष्य के सपोर्ट के, बिना मनुष्य की सहायता के उग जाते हैं। जैसे कि हमने जंगल वगैरह देखा है, तो जंगल में क्या होता है, बहुत से पेड़ पौधे जो होते हैं हमारा पर स्वतः ही अपना उग जाते हैं, जिसमें यहाँ पे मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई भी सहयोग नहीं होता है। तो इस तरह की वनस्पतियों को हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो में से कहा जाता है भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के नाम लिखिए। भारत में कौन कौन से प्रकार के हमारे वनस्पति पाई जाती है, तो आपको उनका नाम बताना है। जैसे हमारा पर भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के नाम निम्नलिखित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीले झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति, मैंग्रोव वन। ये हमारा पर कुछ खास हमारा पर वनस्पति होते हैं, जंगल होते हैं, जहाँ पे हमारा पर कुछ हमारे खास प्रकार की यहाँ पे वनस्पति वगैरह में पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 से कहा जाता है सदाबहार वन और पतझड़ वन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए जंगल है, यहाँ बताया गया दो तरह के होते हैं, एक सदाबहार वन होता है, एक हमारा पतझड़ वन होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, तो चलिए पहले पे यहाँ जो लिखा पहले को समझ लेते हैं। सदाबहार वन बहुत घने होते हैं। इन वनों में पेड़ों के पत्ते साल के अलग अलग समय में गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ पतझड़ वन कम घने होते हैं और इसके पेड़ के पत्ते साल के एक निश्चित समय में गिरते हैं। मतलब हमारा बनता है क्या है कि कुछ जंगल ऐसे जंगल होते हैं, काफ़ी घने जंगल होते हैं, और उन जंगलों में जितने भी वृक्ष होते हैं, जितने पेड़ होते हैं, उनके पत्ते लगभग देखा जाए उनके जो पत्ते होते हैं एक साथ नहीं गिरते हैं। कुछ पत्ते गिरते रहते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं, पत्ते गिरते रहते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं। पेड़ कभी भी सूखता नहीं है, वो पेड़ हरा भरा रहता है, और ऐसे पेड़ों से हमारा जंगल बनता है। और वो हमारा जंगल बनता है सदाबहार वन। सदा यानी कि हमेशा, बाहर यानी कि हरा भरा, यानी कि हमारे वो जंगल होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। जबकि पतझड़ जंगल हमारा पर वो जंगल होते हैं जो किसी खास मौसम आने पर अपने सारे पत्ते क्या होते हैं नीचे करा देते हैं। तो छोटे भी पाने पर हमारे पास पतझड़ वन होते हैं, और ये खास मौसम आने पर अपने सारे पत्ते नीचे कराते हैं, जंगल एक तरह से सूख जाता है। ये बनता है हमारा पर पतझड़ वन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 से कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारे उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उन्हें सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, ऐसे क्या होता है वहाँ पर। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के पेड़ के पत्ते साल के अलग अलग समय में गिरते हैं, इस कारण ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। ये हमारा बनता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्योंकि जहाँ बरसात होती रहती है, तो बरसात होने पर क्या होता है, वहाँ पेड़ों को कंटिन्यू पानी वगैरह मिलता रहता है, और नए नए पेड़ पौधे वहाँ पे उगते रहते हैं, जिस वजह से वहाँ पर क्या होता है, हमेशा जो है हरियाली रहती है। वो जंगल हमारा कैसा रहता है, सदाबहार वन रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में तक आ जाता है भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ आपको बताना है भारत में ऐसे कौन कौन सी जगह पर है, ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ हमारा पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यानी कि जो ऐसे जंगल जहाँ पर जो एक खास मौसम आने पर सारे पत्ते गिर जाते हैं। तो ऐसे जंगल हमारे कहाँ पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हमारे पाए जाते हैं, जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो एक खास मौसम आने पर सारे पत्ते अपना गिरा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न 6। प्रश्न 6 जो बहुत जरूरी सवाल है। इस सवाल में हमारा पे कहा जाता है वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, जंगल से हमें क्या फ़ायदा है, किस प्रकार हमारे उपयोगी बन जाते हैं जंगल। तो वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि पेड़ पौधे अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। तो जितने भी हमारे पे यहाँ पर जितने भी जीव होते हैं, जितने हमारे पास जीव जंतु अपना पक्षी जानवर जितने भी हमारे बनते हैं, वो सब हमारा पर क्या होते हैं, हमारा पर ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य होते हैं, मनुष्य भी हमारा पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें
मिट्टी में बांधे रखते हैं, जिससे मिट्टी के अपरदन रुकता है। कि जो पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी में काफ़ी गहराई तक होती है और ये मिट्टियों को अपना बांध के रखती है, अपना जकड़ के रखती है। और ख़ास तौर पर हमारा पर भूस्खलन, हमारा बाढ़ और हमारा पर भूकंप और कई ऐसी चीज़ों से होने वाले नुकसान से बचाती है हमारा पर जंगल यानी कि पेड़ पौधे, इनकी जड़ें। वनों से हमें घरेलू इस्तेमाल के लिए और ईंधन के लिए लकड़ी मिल जाती है। साथ ही पशुओं के लिए चारे, जड़ी बूटियाँ, शहद, गोंद, लाख, कत्था आदि भी मिल जाते हैं। इस तरह वन हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। और ये वन हमें यहाँ पे ऑक्सीजन देते हैं, हमारे खाने के लिए फल, सब्जी और कई सारे जीवों के लिए क्या होते हैं, घर होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका घर होता है जंगल। और हमारा पर जंगल हमारा क्या करता है कि पृथ्वी पर जो एक तरह का हमारा पर संतुलन बना कर रखता है। और वन हमारे लिए यहाँ पर देखा है बहुत ज़रूरी है। वन से हमें कई सारी जो है औषधियाँ भी मिलती है, कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें यहाँ पर औषधियाँ मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में से कहा जाता है, जलोढ़ मृदा के 2 प्रमुख नाम बताइए और लाल मृदा के लाल रंग किस कारण होता है। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जलोढ़ मृदा है क्या? जल द्वारा उड़ेली गई मृदा को हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। यानी कि जब नदी बहती है या कहीं पानी वानी बहता है तो उसके साथ में बहुत सारी मिट्टी बह जाती है और कहीं ना कहीं उसका ढेर लगता रहता है। और इस तरीके से बनी मृदा को, इस तरह से बनी मिट्टी को अपना कहते हैं जलोढ़ मृदा। यानी नदी या पानी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। और उसके जैसे हमारा बनता है सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटी होती है, ये हमारा पर जलोढ़ मृदा के कुछ जगह बनती है। दक्षिण प्रादेय पठार का सीमांत क्षेत्र अर्थात यहाँ पर तटीय पट्टियाँ, ये हमारा पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रमुख जो नाम बनते हैं। इसके अलावा देखा जाए लाल मृदा के लाल रंग किस कारण होता है। कि जो लाल मिट्टी होती है उस मिट्टी का रंग लाल होता है, क्यों होता है? लाल मृदा में लाल रंग लोहे के यौगिक के कारण होता है। कि यहाँ पे हमारा देखा जाए जो लाल मिट्टी होती है उस लाल मिट्टी में क्या होता है, लोह तत्व की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। लोह तत्व यानी कि कुछ लोहा होता है, छोटे कणों में लोहा होता है, उसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कई बार क्या होता है, बरसात होने पर उस लोहे में क्या होते हैं, मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, जिस वजह से उसमें क्या लगता है, जंग लगता है। और वो जंग लगना, वो जंग जो होता है वो मिट्टी में घुल जाता है, जिस वजह से मिट्टी का रंग कैसे हो जाता है, लाल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए जंग है, जंग का रंग लाल है और लाल रंग हमारा मिट्टी में मिल जाता है, जिस वजह से मिट्टी का रंग भी कैसे हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। तो ये कुछ हमारा पे सिंपल सा कारण बनता है लाल मिट्टी होने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 के। प्रश्न 8 में से कहा जाता है, मृदा के अपरदन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। तो यहाँ पे हमारा देखा है मृदा है, मृदा का अपरदन होता है। मृदा का अपरदन क्या है, मिट्टी की सबसे ऊपरी जो परत होती है, उपजाऊ परत होती है, वो किसी न किसी वजह से क्या हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है। तो वजह क्या बनती है, अवनाली का अपरदन बनता है, भूस्खलन बनता है, पवन अपरदन बनता है। इसके अलावा देखा बहुत सारे वजह बनती है जिस वजह से हमारा मृदा का अपरदन होता है। हमारे पर जो पानी बहता है तो पानी के साथ हमारे पर कई सारी उपजाऊ परत होती है, मिट्टी की उपजाऊ परत होती है, पानी के साथ बह जाती है। हवा चलती है तो हवा के चलने से भी अपना देखा जाए क्या होता है, हवा के चलने से भी क्या होता है कि जो मिट्टी की उपजाऊ परत होती है वो उड़ जाती है। इसी तरह हमारा भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, तो लैंडस्लाइड होने से भी हमारा पर देखा जाए कई जगहों पर जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है, नीचे गिर जाती है, ढह जाती है। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर बहुत ज़्यादा एक ही तरह की फसलों को करने से भी हमारा पर मिट्टी हमारे बेकार हो जाती है। ज़्यादा केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करने से भी हो जाता है, पशुओं की अति चराई करने से भी हो जाता है, कूड़ा कचरा मलबा फेंक देने से भी हमारा मृदा का अपरदन होता है। तो कई सारे हमारे वजह बनती है जिससे हमारा पर मृदा अपरदन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्नों में से कहा जाता है, मृदा संरक्षण की किन्हीं 4 विधियों के नाम बताइए। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मृदा अपरदन होता है, तो मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी का हार्ड होना, मिट्टी का बेकार बंजर हो जाना। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि मृदा का संरक्षण हो। मृदा संरक्षण क्या है, मृदा को बचाना। मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं, मृदा की उपयोगिता को कैसे बनाए रख सकते हैं। मृदा संरक्षण की हमारे पर 4 विधियाँ बनती है। वैसे तो देखा है बहुत सारे तरह की बनती है, लेकिन यहाँ पे हमारा देखा जाए 4 विधि बहुत ही हमारा ज़रूरी है और आसान है। समोच्च रेखे जुताई, तो इसका मतलब हमारा पर देखा है क्या होता है कि हमारा पर जो हम अपना खेती बाड़ी करते हैं या अपना और तरह के मिट्टी को लेके काम करते हैं, तो उसको क्या रखना चाहिए, हमें एक समोच्च रेखा जुताई के हिसाब से काम करना चाहिए। हमें अपना देखा जाए फसलों को बदल बदल के उगाना चाहिए ताकि चलते मिट्टी की ताकत बनी रहे। इसके अलावा देखा जाए हम सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेती जो होती है वो हमारा मोस्टली क्या होता है, पठारी इलाकों पर होता है। तो जो थोड़े से ऊंची जगह होती है, ऊंची जगहों पर हमारे पास सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं, सीढ़ीनुमा खेती कर सकते हैं।
इससे सीढ़ियों में खेती करने से क्या होता है, जो पानी का बहाव होता है वो एकदम से नीचे की ओर नहीं आता है, बल्कि क्या होता है कि खेतों में क्या होता है, पानी का बहाव रुक जाता है, खेतों को पानी अच्छे से मिल जाता है। इसके अलावा देखा जाए रक्षक मेखला बनाना, तो रक्षक मेखला बनाकर भी हम अपना मृदा संरक्षण कर सकते हैं। वनोपन, तो ये बहुत हमारे ज़रूरी है। जंगलों को अपना का बढ़ावा दे, जंगलों को हम किस तरह से नुकसान ना पहुँचाएं, तो जंगल में हमारा पर देखा है मृदा का संरक्षण करने का एक बहुत बड़ा जो भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा देखा जाए बहुत सारे और भी तरीके कर सकते हैं, जैसे कूड़ा कचरा इधर ना फेंके, मलबा इधर उधर ना फेंके, अपना अति चराई पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा देखा जाए हमारा अपना फसलों को अपना बदल बदल के उगा सकते हैं। हम अपना देखा है खेती बाड़ी में अपना जो नेचुरल हमारा पर साधन बनते हैं, खाद वगैरह बनता है हमारा पर देखा है, और भी जो साधन बनते हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम अपना मृदा संरक्षण कर सकते हैं। आसपास में पेड़ पौधों को लगा कर रखे, तो इससे भी हम अपना मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 10 की। प्रश्न 10 में ऐसे कहा जाता है, भारत में पाए जाने वाली प्रत्येक प्रकार की मृदा की विशेषता होती है कि भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। बहुत सारे जोरल मृदा, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जोरल मृदा हमारा क्या होता है, जल द्वारा उड़ेली गई मृदा को हम कहते हैं जोरल मृदा, यानी पानी द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को हम कहते हैं जोरल मृदा। तो इस मृदा का गठन बलुई दोमट से मृदा दोमट तक होता है। इन मृदाओं को नदियों द्वारा बिछाया जाता है। काली मृदा, ये सामान्यतः गहरी चिकनी मिट्टी से बनी होती है। अकाली मिट्टी मोस्टली जो हमारा देखा जाए महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इन जगहों पर पाई जाती है। अकाली मिट्टी हमारा पर कपास से खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। लाल मृदा, इस मृदा में लोहे की यौगिक अधिक होती है। यह मृदा सामान्य तथा कम उपजाऊ होती है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस मृदा में क्या होता है, लोह तत्व की ज़्यादा मात्रा होती है और लोहे में जंग लगने की वजह से इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और ये हमारे पर देखा मिट्टी कैसे सामान्य होती है, कम उपयोगी होती है, ज़्यादा इसके फायदे है नहीं। लेटराइट मृदा, ये मृदा विशेषता ऋतुपर्त भारी वर्षा वाले ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा, इस मृदा में जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है क्योंकि रेतीली मिट्टी होती है, इसमें ज़्यादा इसमें रेत होता है और दूसरी तरह की चीज़ में कमी होती है, तो ये ज़्यादा हमारे पे उपजाऊ भी नहीं होती और ये हमारा पर बनता है मरुस्थलीय मृदा। इसके अलावा देखा है हमारा पे बनता है पर्वतीय मृदा। इस मृदा के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ऊंचे भागों पर यह पथरीली और अपरवक है। ये हमारा बनता है कई तरह के जो भारत में मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें प्रश्न 11 की। 11 में आपसे कहा जाता है नवीन जोड़ मृदा तथा प्राचीन जोड़ मृदा में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हमारा देखा है जोड़ मिट्टी होती है दो तरह की होती है, एक नई एक पुरानी, यानी कि नवीन मिट्टी और एक प्राचीन मिट्टी। तो बहुत आसान है और पेपर में आता भी है कि यहाँ पे हमारा पे खादर बांगर में क्या फ़र्क है, नवी जोड़ मिट्टी और यहाँ पे प्राचीन जोड़ मिट्टी में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, इस तरह के सवाल भी पेपर में कई बार आ जाते हैं। बांगर, ये पुरानी जोड़ मिट्टी वाले भूभाग है। इस प्रकार की जोड़ के लगातार एकत्र होने पर छज्जे जैसी संरचना बन जाती है जो बाढ़ प्रभावित मैदान के स्तर जितनी ऊपर उठ जाती है। कंकरों के संरक्षण के कारण यह जगह प्राय अनुर्वर रहती है। खादर, नवीनतम और बाढ़ मैदानों का युवा संग्रहण खादर कहलाता है। लगभग हर वर्ष इसकी मिट्टी बदलती रहती है, अतः यह उपजाऊ और प्रचुर पैदावार करने के लिए उपयुक्त है। तो ये हमारा बनता है मिट्टी है, दो तरह की मिट्टी है, खादर और बांगर, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ मैं, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न नंबर पर हमें 12 की। प्रश्न 12 में से हमारा कहा जाता है ज्वार वनस्पति तथा पर्वतीय वनस्पति में क्या अंतर है। तो यहाँ देखा है जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इन क्वेश्चन के आंसर की क्या करनी है, आपको बार बार तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जैसे एक बार करके नहीं समझा सकता। तो पढ़ाई मांगती है प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन तो समझ लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में से यहाँ पे कहा जाता है ज्वार वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति में क्या फ़र्क है। ज्वार वनस्पति, इस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से गंगा, महानदी, गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ ज्वार भाटों व ऊंची समुद्री लहरों के कारण खारे जल की बाढ़ें आती रहती है। सुंदरी ज्वारीय वनों का प्रमुख क्षेत्र है हमारा पर, यह पश्चिम बंगाल में सुंदरवन हमारा पर पश्चिम बंगाल में, और ये डेल्टा के निचले भाग के बहुत याद में पाया जाता है। यही कारण है कि इन्हें सुंदरवन कहते हैं। और सुंदरवन में हमारे पर देखा जाए जो लकड़ी होती है बहुत ही उपयोगी होती है, वहाँ के जंगलों की जो लकड़ी है बहुत ही उपयोगी होती है। तो आगे हमारा बात बनता है पर्वतीय वनस्पति। उत्तरी तथा प्रायद्वीपीय
पर्वतीय श्रेणियों के तापमान तथा अन्य मौसमी दशाओं में अंतर होने के कारण इन दो पर्वत समूहों की प्राकृतिक वनस्पति में अंतर पाया जाता है। अतः पर्वतीय वनस्पति को दो भागों में प्रायद्वीपीय पठार की पर्वतीय वनस्पति तथा हिमालय श्रेणियों की पर्वतीय वनस्पति के रूप में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों देखा जाए मैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर को करा चुका हूँ। आपको करना है कि इन क्वेश्चन आंसर की तैयारी बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा पढ़ाई की चीज़ें जो एक बार करने से नहीं आती। आपको करना है कि आप बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ में इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ देखा जाए मैंने देखा है कई सारे कोचिंग सेंटर होते हैं जो पढ़ाई के नाम पर मोटी मोटी रकम लेते हैं, लेकिन पढ़ाई जैसी क्वालिटी वैसे आपको मिलती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल शर्मा टैलेंट सेंटर पर आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको कई सारे चैप्टर, कई सारे नोट्स, कई सारे आपको पढ़ाई वाली वीडियो आपको मिल जाती है। तो करने के इन सब से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अपने पास होने चांस बढ़ाइए, अपनी परसेंटेज बढ़ाइए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।